हेलो सभी लोगों को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं बीवी मिश्रा टीचर्स एकेडमी के इस नेट एंड जेआरएफ के चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और आप अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहे होंगे। ठीक, और इसी शुभकामना के साथ हम लोग आज की क्लास शुरू करेंगे। मैं नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर हम लोग उसमें एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं कि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ईयर वाइज हम लोग करा रहे हैं। और इतना एक चीज़ मैं बता रहा हूं कि इस प्रैक्टिस सेशन में जितने लोग भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, जो मेरी बात सुन रहे हैं या जो बाद में वीडियो देखेंगे और सुनेंगे समझेंगे, तो मेरी समझ में ये बात आती है कि आप लोगों को इस क्लास को डेली लेना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पे अपनी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप समझो कि बहुत कुछ आपकी प्लानिंग एग्जामिनेशन हॉल की हो जाती है। बहुत सारी स्ट्रेटजी आप बना लेते हो उस दौरान ही कि हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे। और कहीं ना कहीं आपके एक यूँ कह लो कि इंटेलिजेंसी से ज़्यादा ज़रूरी होती है आपका एक एक्सपीरियंस काम करता है। और यही वो समय होता है जब आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कराए जाते हैं। उस समय आप जब उस सीरीज को लगातार करते हो तो एक अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और ये कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ही लाभ पहुंचाता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, 2018 से मैंने एक सेट उठाया है, नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर यूनिट 5 एंड यूनिट 7 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, 10 सवाल इससे आते हैं और इन 10 सवालों में अगर थोड़ी सी आप मेहनत कर ले गए तो बेटा मैं बताऊं आपके 10 में 10 फिक्स हो सकते हैं, है ना। बहुत टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन वाले ज़रूर रहते हैं। तो भाई आप लोग प्रोफेसर बनने जा रहे हो तो उस टाइप की चीज़ें भी तो दी जाएंगी, आपसे अपेक्षा की जाएंगी कि उतनी बुद्धि आपकी डेवलप हो चुकी है तो उस स्ट्रेंथ में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस मैच्योरिटी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला है, रवि और कुणाल हॉकी और वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं। सचिन और रवि हॉकी और बेसबॉल के अच्छे खिलाड़ी। गौरव और कुणाल क्रिकेट और वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं। सचिन, गौरव और मनदीप फुटबॉल और बेसबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं। हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल का अच्छा खिलाड़ी कौन है? अगर मैं यहीं से पढ़ूं, टाइम बचाना अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो कैसे टाइम बचाया जा सकता है? देखिए, रवि और कुणाल क्या खेल रहे हैं? हॉकी और वॉलीबॉल के। ये हॉकी प्लस वॉलीबॉल और ये भी हॉकी प्लस वॉलीबॉल के खिलाड़ी हो गए। सचिन और रवि हॉकी और बेसबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं। सचिन और रवि, सचिन किसके खिलाड़ी हैं? तो हॉकी और बेसबॉल। रवि भी हॉकी और बेसबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ लीजिए, कह रहा है गौरव और कुणाल क्रिकेट और वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं। गौरव क्रिकेट और वॉलीबॉल, कुणाल भी क्रिकेट और वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं। ठीक है, अच्छा ये वॉलीबॉल है, इसको बी से इंडिकेट करिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये वॉलीबॉल है तो इसको बी से इंडिकेट कर दीजिए, बी एंड बी। वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं। ठीक है, सचिन, गौरव और मनदीप फुटबॉल और बेसबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं। सचिन, गौरव और मनदीप। ठीक है, सचिन भी आपके खिलाड़ी हैं तो फुटबॉल के और बेसबॉल के। ये भी फुटबॉल प्लस बेसबॉल और ये भी फुटबॉल प्लस बेसबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं। सबके अच्छे अच्छे ये खिलाड़ी है। हिमांशु साहनी, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। ठीक है, और आप लोग आते जाइए तो लाइक्स ज़रूर करते जाइए और लाइक्स बढ़ाते चले जाइए, चैनल को, इस वीडियो को शेयर करते चलिए। तो अब बात आ रही है कि
कह रहा है हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल का अच्छा खिलाड़ी है। हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल, इसका मतलब ये तीनों खेल कौन खिलाड़ी खेल रहा है? तो आप देखिए कुणाल कॉमन मिल रहा है, कुणाल हॉकी, वॉलीबॉल और यहाँ क्रिकेट भी खेल रहा है। कुणाल हॉकी, वॉलीबॉल और क्रिकेट भी खेल रहा है। तो एक तो कुणाल मुझको दिख गया। अगर गौरव को मैं देखूं तो गौरव देखिए खेल रहे हैं क्रिकेट और वॉलीबॉल, दो ही खेल रहे हैं गौरव। और यहाँ पे फुटबॉल भी खेल रहे हैं, बेसबॉल भी खेल रहे हैं, लेकिन ये कर रहा है हॉकी। गौरव हॉकी नहीं खेल रहे हैं, गौरव हॉकी नहीं खेल रहे हैं, इसलिए नहीं होंगे। सचिन को देखा जाए तो सचिन हॉकी और बेसबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, और फिर फुटबॉल और बेसबॉल खेल रहे हैं, लेकिन क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। रवि को देखा जाए तो रवि हॉकी और वॉलीबॉल खेल रहे हैं, लेकिन रवि क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो यही कुणाल बच रहे हैं जो तीनों खेल खेल रहे हैं। तो सबसे अच्छे खिलाड़ी कौन हो गए? कुणाल, ठीक है। चलिए, तो रीजनिंग का क्वेश्चन था, देख के इसको बताया जा सकता था। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है समान अर्थ संप्रेषित करने में निम्नांकित में से कौन असंगत है? इसमें से कोई एक शब्द असंगत है, इसको हमें सेलेक्ट करना है कि वो क्या होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है अनूठा। अनूठा का मतलब क्या होता है? अनूठा का मतलब क्या, ये बिल्कुल अलग ही है ना। उसको आप कहते हैं कि ये सबसे एक तरीके से अलग है, अनूठा है। अपवादात्मक, वही बात हो गई, जो अनूठा है वो अपवादात्मक होता है, ठीक। वैसे जैसे उसके जैसे कोई और नहीं मिलता, ठीक है। कुणाल, वेरी गुड। हिमांशु, सुंदर, सुंदर तो बहुत सारे लोग होते हैं, ये अपवाद नहीं होता। दुर्लभ, दुर्लभ भी अपवाद ही है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन सी है ये सबसे अलग हो जा रहा है। बाकी ये जो तीनों है कदाचित मिलने वाली चीज़ें होती हैं, तो इनको हम अपवाद की कैटेगरी में ही रखेंगे, ठीक है ना, अपवाद की कैटेगरी में ही रखेंगे। चलिए, कमेंट्स आपके आते रहेंगे तो अच्छा लगेगा हमें भी। आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को देखिए, है ना। ये कह रहा है क्वेश्चन आपसे, ध्यान से पढ़िए, थोड़ी सी कोशिश करिए आप भी करने की। पिता की वर्तमान आयु बड़े पुत्र की दोगुनी है। आज से 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों की आयु में अंतर 15 वर्ष हो तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? 3 बंदे हैं, एक तो पिताजी हो गए, बड़ा पुत्र हो गया और छोटा पुत्र हो गया। छोटा पुत्र, ये 3 बंदे हैं, ठीक है। समझिए जरा। कह रहा है कि अब हम कैसे इनके एज को पता कर सकते हैं। कह रहा है दोनों पुत्रों की आयु में 15 वर्ष का अंतर है। यदि हम बड़े पुत्र की आयु को मान लेते हैं कि ये 100 वर्ष का है ना, कोई भी इसका 1 साल हो सकता है, तो दूसरा वाला जाहिर सी बात है इससे 15 साल छोटा होगा, क्योंकि कह रहा है कि दोनों ही पुत्रों की उम्र में 15 साल का अंतर है। तो अगर मान लो इसको 25 मानोगे तो दूसरा कितना हो जाएगा? 15 घटा दोगे 10 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से मैंने कहा कि अगर बड़ा पुत्र की उम्र मैंने x मान लिया तो छोटे वाले पुत्र की उम्र हो जाएगी x - 15। फिर क्या कर रहा है? पिता की वर्तमान उम्र बड़े पुत्र की दोगुनी है, और जो पिता की उम्र है इसकी दोगुनी हुई। इसका मतलब कि इसकी बड़े पुत्र की जो भी आपकी उम्र होगी उस उम्र में 2 का गुणा कर दोगे तो पिता की उम्र मिल जाएगी। पिता के बड़े पुत्र की उम्र की दोगुनी का मतलब, अगर मैं कहूँ आपसे कि बड़े पुत्र की उम्र 40 वर्ष है, समझना इस बात को। बड़े पुत्र की उम्र 40 वर्ष है तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? 40 दूनी 80, यानी जो बड़े पुत्र की उम्र है उस उम्र में हम 2 का गुणा कर देंगे तो हमें पिता की उम्र मिल जाएगी। और यहाँ पे बड़ा पुत्र की उम्र x है, इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो पिता की उम्र मुझे मिल जाएगी 2x। अब ये तीनों की उम्र हमारे पास है। एक कंडीशन और अप्लाई करने के लिए कह रहा है कि आज से 10 वर्ष बाद, आप सोचो जरा, आज आपकी जो भी उम्र है वहाँ से 10 वर्ष बाद आपकी उम्र क्या होगी? आज की उम्र में 10 वर्ष जोड़ दोगे आप। तो वैसे ही पिता की वर्तमान उम्र
2x है, इसमें 10 साल बाद की उम्र कितनी हो जाएगी? 10 साल बाद की उम्र हो जाएगी ये 2x + 10 हो जाएगी। और कह रहा है कि जो 10 साल बाद की उम्र इनकी आ रही है वो छोटे पुत्र की 3 गुनी है। छोटा पुत्र है, इसकी उम्र की 3 गुनी है। इसका मतलब इसकी उम्र में 3 का गुणा कर देंगे तो हमें 10 साल बाद वाली इसकी उम्र आ जाएगी। और ये कितना होगा? इसमें भी तो 10 जोड़ेंगे। हम क्या करेंगे? इसमें भी 10 जोड़ेंगे। 10 साल बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? कह रहा है कि आज से 10 वर्ष बाद, आज से 10 वर्ष बाद, 1 मिनट रुकिए, x - 15 और प्लस 10 है ना, 10 वर्ष बाद इसकी भी 10 हो जाएगी। इसमें मुझे 3 से गुणा करना होगा। ठीक, अब आ जाएगा आपका एक इक्वेशन 2x + 10 = 3x, और ये -15 और 10 हो जाएगा -5, और -5 × 3 -15। अगर पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा 3x से 2x घट जाएगा x, बराबर हो जाएगा 10 और 15 जुड़ के हो जाएगा 25। x की बात आ गई, 25 की। x 25 यानी बड़ा पुत्र कितने साल का हो गया? 25 साल का। पूछा कितना गया है? पिता की वर्तमान आयु। तो जब x की वैल्यू 25 है तो यहाँ पिता कितना हो जाएगा? 2 × 25 = 50। ठीक है, तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी बेटा? 50। ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एक बार बता दीजिए कमेंट करके। कमेंट कर लो बच्चा, कमेंट करिए। बातें समझ में आ रही है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो उस डाउट को क्लियर कराते चलिए आप लोग। आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होगी, है ना? और तरीका क्या होता है, कैसे कभी हमें इक्वेशन फॉर्म करना पड़ता है, ये हम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अब ये कह रहा है हिमांशु साहनी, ऑप्शन बी। क्लियर है? ओके बेटा, थैंक यू। निम्नांकित में से कौन सा अनुक्रम शिक्षक और छात्रों के बीच संप्रेषण प्रतिमान को सही रूप में प्रदर्शित करता है? संप्रेषण, कम्युनिकेशन कैसे जाएगा? किसी शिक्षक और छात्र के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करना है, उसके स्टेप्स क्या होंगे, कैसे चरण हो सकते हैं, बताइए जरा। तो चैनल संकेत, कूट संकेतन, ये तो नहीं होगा। ये तो सबसे लास्ट में आ जाता है जब चैनल बन जाता है। जब चैनल यानी जब आप समझ जाते हो तो चैनल बन जाता है। कूट संकेतन यानी मान लीजिए पहले कोड में बात होती है तो पहले कोडिंग जाएगी, वो क्लियर हो जाएगी किसमें? संकेत में। और संकेत संदेश में चेंज हो जाएगा, संदेश जाके चैनल क्रिएट कर देगा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही होगा, है ना? पहले कोडेड संकेत आएंगे, कूट संकेत आएंगे, वो कन्वर्ट होगा संकेत में, समझने वाले में। संकेत बन जाएगा एक संदेश, और संदेश जाके चैनल बना देगा, तो कम्युनिकेशन स्थापित हो जाएगा। ठीक है हिमांशु सिंह, बी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड गोइंग। चलिए इसको बताइए। 5वां क्वेश्चन जल्दी से बताइए। तो हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती। स्पीड टेस्ट जोन, EMR TGT मैथ्स के लिए, मैथ्स के प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक पढ़ें? अच्छा देखो भाई, अगर आप TGT मैथ्स देना चाहते हो तो एक काम ज़रूर करना। ठीक है, एक काम ज़रूर करिए कि 10th की, बल्कि 9th 10th कहूँगा, 9 10th आप RD शर्मा को पढ़ लो, है ना? 9 10th
RD शर्मा ये मत जाना कि मोटी किताब है, कम से कम उसके एग्जाम्पल्स लगा लो आप लोग RD शर्मा के। ठीक CBSE पैटर्न के आपके क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। उसके बाद एक काम करना आप लोग ये कि प्रीवियस ईयर्स के जितने क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर डालो, खास करके जैसे कि नवोदय विद्यालय TGT का हुआ या सेंट्रल स्कूल का हुआ, तो यहाँ से आप लोग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस खूब आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ से हम लोग प्रैक्टिस सेट कराते हैं उस प्रैक्टिस सेट पे रहिए, बहुत सारी किताबों के चक्कर में मत पड़िए। जितना बता रहे हैं उतना सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा बाकी जो है डिफरेंशियल एंड कंटिन्यूटी के लिए BM सर आपको बता देते हैं। हरी बोल विट्ठल बता रहे हैं 1 सर UGC नेट के लिए फर्स्ट पेपर के लिए कौन सी बुक लें? हाँ, बहुत बढ़िया बेटा हिमांशु। UGC फर्स्ट पेपर के लिए अगर आप किताब लेना चाहते हो तो देखो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आए हुए हैं। अब उसमें इतने टॉपिक है ना कि अलग अलग किताबों के चक्कर में पढ़ोगे तो पगला जाओगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि जिस भी टीचर के गाइडेंस में हो, एक तो फर्स्ट पेपर के बहुत सारे टीचर लग के पढ़ा रहे हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, शैक्षणिक अभिवृत्ति की आपको एक बुक लेनी पड़ेगी, उसको लेना पड़ेगा, रीजनिंग की लेनी पड़ेगी, मैथ की लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बुक के जंजाल से मैं हालांकि निकालना चाहूँगा। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप लोग जैसे यूथ कंपटीशन टाइम्स की प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हैं, इस पे ज़्यादा आप लोग फोकस करिए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ मिलेगी, क्वेश्चंस मिलेंगे और एक्सप्लेनेशन भी अच्छा किया गया। बाकी कोई ऐसी ऑथेंटिक बुक ऐसी नहीं आएगी, मोटी मोटी किताबों के चक्कर में आप लोग लपेटे में आ जाओगे। चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। कराए अमन ने 300 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से और 200 किलोमीटर की यात्रा टैक्सी से की। ठीक है, अच्छी बात है भाई। उसे उसमें 5 घंटे 30 मिनट का समय लगा। उसे उसमें 5 घंटे 30 मिनट का समय लगा। बहरहाल यदि वह 260 किलोमीटर ट्रेन से और 240 किलोमीटर टैक्सी से यात्रा करता है तो उसे यात्रा पूरी करने में 6 मिनट का समय और लगेगा। ट्रेन की गति क्या है? देखो ये दो तरीके हैं। एक तो हम आपको बता दे रहे हैं कि इसको हम एक इक्वेशन बना के करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे औसत समय तो टोटल दे दिया है, डिस्टेंस है, लेकिन स्पीड किसी की भी नहीं दी गई है। तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा। देखिए ये आपकी ट्रेन हो गई और ये आपका टैक्सी हो गई, टैक्सी। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 300 किलोमीटर की यात्रा करता है ट्रेन से और मैं इसकी स्पीड मान लेता हूँ, ट्रेन की स्पीड। ये मैंने मान लिया कि ट्रेन की स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, और टैक्सी की स्पीड मैंने मान लिया, इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। पहले मैं ऐसे बता देना, उसके बाद हम टेक्निक भी बता देंगे कैसे फास्ट करेंगे इसको। x किलोमीटर है, y किलोमीटर पर आवर है। एक बात बता दो, ये ट्रेन टाइम कितना लेगा 300 किलोमीटर जाने में? तो टाइम हो जाएगा ट्रेन का 300/x, ये इसका टाइम हो जाएगा। टैक्सी कितना टाइम ले लेगा 200 किलोमीटर जाने में? तो ये ले लेगा 200/y। अब ये ट्रेन द्वारा लिया गया टाइम है, टैक्सी द्वारा लिया गया टाइम है, और कह रहा है कि दोनों टाइम टोटल का कितना आ रहा है 5 घंटे 30 मिनट। जब इन दोनों समय को जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 5 घंटे 30 मिनट का मतलब 5.5 घंटे, 5.5 का मतलब कितना हो जाएगा 11/2। 5 से 1/2 घंटा होगा ना 5 घंटे 30 मिनट में, तो ये हो जाएगा 11/2। एक आपका इक्वेशन ये बन गया यहाँ से। दूसरा कह रहा है कि यदि वह 260 किलोमीटर ट्रेन से जाए, कितना जाए 260 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा है तो टाइम ले लेगा 260/x और प्लस
टैक्सी से 240 किलोमीटर जाएगा तो टाइम कितना लेगा, 240/y बराबर, आप कह रहे हैं जो पहले समय लिया था उससे 6 मिनट ज़्यादा ले रहा है। पहले समय कितना लिया है, 5 से 1/2 का मतलब हो जाएगा 5 दूनी 10 1 11/2, और इसमें कह रहा है कि 6 मिनट बढ़ा दो। अगर इसमें मैं 6 मिनट बढ़ा दूं तो कितना आ जाएगा, ये 6/60 करेंगे, 1/10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 10, 2 5 10, 11 5 55 प्लस 1 यानी 56/10 का मतलब हो जाएगा 28/5, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 28/5। इक्वेशन हो गया 2। ठीक है, 6 मिनट ज़्यादा ले रहा है। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर बेटा आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करिए। एक इक्वेशन को टर्मिनेट करना पड़ेगा, इसको बराबर कर देते हैं, 2 छंके 12, 24 5 120, यानी यहाँ पे हम गुणा 5 कर दे, गुणा 6 कर दें, 6 की मल्टीप्लाई और यहाँ पे हम 5 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों ही 1200 हो जाएंगे, और उसके बाद घटा देंगे हम इसको। ठीक है, इसकी इक्वेशन फर्स्ट को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 6 दूनी 1200 हो जाएगा ये, और इस इक्वेशन को मैंने 5 से गुणा किया, 24 5 ये भी 120 और 0 1200 हो जाएगा, ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। हम इसको घटा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा 300 से 260 घटा देंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 40/x है ना, बराबर हो जाए। अच्छा 1 मिनट, गुणा भी तो करना है ना, 6 से गुणा करेंगे 6 के 18, 1800 और माइनस का हो जाएगा 26 5 1300/x बराबर, इधर हम देखेंगे तो 2 3 6 33 हो जाएगा, 5 5 गया कैंसिल, और 11 3 33, 33 में से 8 28 घटाएंगे तो हो जाएगा 5। 5x की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी बेटा 500, x की कितनी हो जाएगी 100, x की कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी, और यही पूछा गया है, x ही तो पूछा गया था। ट्रेन की स्पीड मैंने x माना था, ट्रेन की स्पीड पूछी जा रही है तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन डी 100 किलोमीटर/आवर। कितना हो जाएगा, ट्रेन स्पीड 100 किलोमीटर/आवर। गुड, वेरी गुड, स्पीड टेस्ट जोन। तो ये तो बात हो गई कि हम इसको प्रॉपरली कॉन्सेप्चुअली कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन हमें इस इक्वेशन को बनाने नहीं आता है, मुझे इक्वेशन बनाने आता ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको ज़रा आप लोग चेक कर लीजिए। ट्रेन की गति कितनी है, 300 किलोमीटर की यात्रा है। ठीक है, ट्रेन, अच्छा इसमें से हम एक ऐसी संख्या चुने जो 300 को काट देती हो। 300 110 से डिवाइड नहीं होगा, 80 से डिवाइड नहीं होगा, 120 से भी नहीं होगा, 100 से हो जाएगा। तो हम ये मान लें कि इस ट्रेन की स्पीड यदि मैं 100 मान लेता हूँ, एक समय के लिए मान लेते हैं कि 100 है, तो बटे 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 आवर, यानी ट्रेन कितना समय ले लेगी 3 घंटे। और ट्रेन की गति 100 मैंने मान लिया भाई, टैक्सी की जो गति होगी, टैक्सी की स्पीड होगी तो 100 से तो कम ही होगी ना, और कितना है 80। अगर हम टैक्सी की गति में 80 से भाग कर दें तो कितना आ जाएगा, ये 4 5 20, 4 दूनी 8, ये कितना हो गया 2.5 है ना। और ये बताओ 3 और 2.5 कितना हो जाएगा, 5.5 हो गया कि नहीं, हो जाएगा ना। यानी अगर मैं ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर/आवर मान रहा हूँ, टैक्सी की स्पीड में 80 किलोमीटर/आवर मान रहा हूँ, तो मुझे ट्रेन द्वारा लिया गया टाइम मिल गया कितने, 3 घंटे। टैक्सी द्वारा टाइम लिया गया मेरा मिल गया 2.5 घंटे। 3 और 2.5 कितना होता है, 5.5 होता है ना। तो इसका मतलब कि ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है ऑप्शन। तो हम ऐसे सवालों को, जहाँ भी इक्वेशन बनने की संभावना होती है, ऐसे सवालों को हम लोग ऑप्शन से 2 सेकंड में कर लेते हैं, है ना। और यहाँ पे आपको यही लाभ मिलने वाला है, ठीक है, यही लाभ मिलने वाला है कि हमें उन तरीकों को सीखना है कि हम फास्ट कैलकुलेशन में कैसे जाएं और उसको सॉल्व कर लें। मेरी बात समझ में आ गई अब सभी लोगों को,
ठीक है, तो दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, स्पीड से भी, आपके ऑप्शन से भी और इस इक्वेशन से भी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर समझ लो आप इस सवाल को, है ना, इस सवाल को आप लोग एक बार फिर समझ लो, ध्यान दीजिए, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं। देखो, जब भी ऐसे सवाल दिए जाए तो आपने करना क्या है, सबसे पहले हम एक ऐसी संख्या लेंगे इस ऑप्शन में से जो इसको डिवाइड करे 300 को। मैंने मान लिया कि ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, मैं 100 से भाग कर दूंगा तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी इसकी आवर्स, 3 आवर्स ले लेगा ये। ठीक है, मैंने माना कि 100 किलोमीटर पर आपके ट्रेन की चाल हो गई, टैक्सी की चाल कितनी, मैंने 80 मान लिया, क्योंकि इससे कम ही होगी वो, और इसको 80 से डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा कितना, 2 से ही 1/2 घंटे। टोटल घंटे कितने हो रहे हैं, 5 घंटे 30 मिनट, और इन दोनों को जोड़ दो आप, 3 + 2 से ही 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, 5 से ही 1/2, जो कि हमारा टोटल टाइम आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस डी वाले ऑप्शन पे ये पूरा मैच कर जा रहा है और हमारा आंसर इस कंडीशन में डी हो जाएगा। तो हम ऑप्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस बात को आप लोग जरूर याद करिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल आ रहे हैं। डीआई का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ध्यान से हमें पढ़ना पड़ेगा डायरेक्शन को, और उसके अकॉर्डिंग हमें इन सवालों को करना होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन निकाल लूं, क्योंकि टाइप मास्टर लोग कहीं ना कुछ गड़बड़ा देते हैं भाई। इतने डेटा रहता है ना कि इसमें कुछ त्रुटियां हो ही जाती हैं। देखिए, अब इसमें हम लोग देखेंगे, सवाल को कह रहा है कि निम्नलिखित 2 सारणियों 1 और 2 पर विचार करें जो 4 उत्पादों PQRS 2010 से 15 के दौरान उत्पादन टन में दिया गया, क्रमशः प्रति टन विक्रय मूल्य 1000 रुपये में दिया गया है। उत्पादन टन में हो रहा है और 1 टन बेचने पे 1000 रुपये मिल रहा है। सारणी 1 और 2 के अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भाईजान भूल गए हैं लिखना, वो हम आपको बता दे रहे हैं। सीधे इन्होंने सारणी तो दे दिया लेकिन एक डायरेक्शन छोड़ दिया है। डायरेक्शन ये कह रहा है, डायरेक्शन में एक चीज़ और छूट गई है, वो ये है, यहाँ पे 2 फार्मूला दे दिया अप्लाई करने के लिए। फार्मूला है 2010-2015 के दौरान किसी दिए गए उत्पादन की स्थिरता बराबर आप निकालेंगे। इसका लिए फॉर्मूला दे दिया गया है, औसत उत्पादन बटे में अधिकतम उत्पादन और माइनस का न्यूनतम उत्पादन। एक तो ये दे दिया गया है कि ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, और एक दे दिया गया है आपका किसी उत्पाद की बिक्री से प्राप्त आय। उत्पाद की बिक्री से प्राप्त आय कैसे निकालेंगे, तो इसका इसने फॉर्मूला दे दिया कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए, उत्पादन गुणे विक्रय मूल्य, उत्पादन गुणे विक्रय मूल्य। ठीक है, ये छोड़ दिए थे, ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करने हैं सवालों को हल करने के लिए। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये डाटा है वर्षवार उत्पादन टन में, वर्ष 2010 से 2015 दिया गया है डाटा ये। ठीक है,
और 4 प्रकार के उत्पाद है PQRS, जो कि दिया गया 2010 में। P का उत्पादन 35, Q का 99 टन, R का 75 टन, S का 115 टन, ऐसे ही सबका दिया गया है। और यहाँ दिया गया है उत्पाद मूल्य प्रति टन कितने में बेचा जा रहा है, ये विक्रय मूल्य दे दिया गया है। P बेचा जा रहा है 9 मूल्य प्रति टन है ना, 1 टन 9 रुपये में 4, मतलब 9,000 में, 1000 में दिया गया 9,000, 4,000, 13,000 और 3,000 ऐसे बेचा जा रहा है। अब इस पे आधारित सवाल है पहला, किस वर्ष में उत्पादन सभी उत्पादों का एक साथ की वार्षिक वृद्धि दर उच्चतम है। कह रहा है कि 2014, 2012, 2015 और 2011 के डाटा को देखो आप। 14, 12, 15, 11, क्या क्या 14, 12, 15 और 11। अब इसमें कह रहा है कि इन चारों में से किस वर्ष सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ का उत्पादन देखूँ 2011 का, तो 25, 41, 93, 158 है। 2012 में 40, 108, 117, 166। अच्छा देखो, 2011 से ज़्यादा 2012 में आ रहा है ना, 40, 108, 107, 106। तो ये तो हो गया एक, इसमें सेलेक्ट हो गया। हमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं, अभी मैं जोड़ नहीं रहा हूँ। 2014 में देखिए 76 40 से बड़ा है, लेकिन ये घट गया 132, ये भी घट गया। 2015 में 56 है, 70, 120, 97। तो आंसर तो लग रहा है कि 40 आएगा, लेकिन हम जोड़ लेते हैं। ये तो सबसे कम आ रहा है आपका संभवतः, आइए जोड़ लेते हैं। 2012 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, 7, 13, 13 और 8, 21, 21 के 1 हासिल 2, 7 से 13, 13 और 8, 21, 21 के 1 हासिल 2, 6, 2, 8, 8, 8 और 8, 4, 12 के 2 हासिल 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 421 टन। ये 12 में हो गया। 14 में जोड़ लीजिए, 8, 2, 10, 10 से 11, 11 और 6, 11 और 6, 17 के 7 हासिल 1, 8, 1, 9, 9, 3, 12, 12, 4, 16, 16 और 7, 23 के 3 हासिल 2, 2, 1, 3। तो ये तो कम हो गया, ये भी कम हो जाएगा। 7, 7, 7, 6, 13 के 3 हासिल 1, 2, 1, 3, 7, 3, 10, 10, 5, 15 के 5 हासिल 1, 1, 1, 2। तो सबसे ज़्यादा कौन है, 421 रुपये। अब मेरी बात सुनो आप, जरूरी नहीं कि हम हर जगह चारों को जोड़ें, क्योंकि टाइम लगेगा इसमें। यह जरूरी नहीं कि हम सबका जोड़ करें तभी आंसर निकालें। हमें ये भी देखना है, डाटा देख के हम पता कर सकते हैं, इस डाटा को देख के हम पता कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा जाने वाला है। देखो 25 से 40 ज़्यादा था, 41 से 108 ज़्यादा था, 93 से 107 ज़्यादा था, 158 से 166 ज़्यादा था। यानी 2012 वाला आंकड़ा ज़्यादा दिया गया, तो उच्चतम यही होगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा B 2012, यानी 2012 में उच्चतम उत्पादन हुई है। बात समझ में आ गई सभी को। तो हमें ये सीखना है इसमें। देखो, जोड़ना घटाना सबको आएगा, जोड़ना घटाना सबको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जोड़ना घटाना सबको आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें स्मार्ट तरीका ढूंढना है कि हम स्मार्ट तरीके से कम सेकंड में कैसे आंसर पे जाए, टाइम बचाना है। और यही सब हमें इसके दांव पेचे वही सीखना है बेटे। बाकी जोड़ना घटाना मुझे पता है, सबको आता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 7 और 7 कह रहा है कि सभी 4 उत्पादों से प्राप्त कुल आय किस वर्ष में न्यूनतम है। सभी 4 उत्पादों से प्राप्त कुल आय किस वर्ष में न्यूनतम है। ठीक है, अब न्यूनतम की बात की जा रही है कि किस वर्ष में उत्पादन की आय पूछी जा रही है। और आय बराबर, ध्यान दीजिए, आय बराबर ये आपका दिया गया था फॉर्मूला। हम आय कैसे निकालेंगे, ये देखो, प्राप्त आय बराबर उत्पादन गुणे विक्रय मूल्य, उत्पादन गुणे विक्रय मूल्य करेंगे। ठीक है, और किस साल का है, 2011, 10, 12, 13, 11
10, 11, 12, 13 यानी 10 से 13 तक, 10 से 13 तक, ठीक है। 10, 11, 12, 13 यहाँ हमें देखना है, क्या देखना है, तो आय देखना है। 10, 11, 12, 13 इन 4 साल में आय कितनी हो रही है। अब ध्यान दो आप, सबसे ज़्यादा प्राइस किसकी है, ये आर की है, 13 रुपये की, ठीक है, आर की। चलिए 2010 में आर का उत्पादन है 75, 2011 में 93, 2012 में 107, 2013 में 63, ठीक है, आर का है और 13 की मल्टीप्लाई हो रही है तो 107 गुणे 13 सबसे ज़्यादा आ जाएगा, यानी 2012 में। कैसे सिलेक्ट करेंगे वो तरीका बता रहा हूँ। देखो आर 2012 में सबसे ज़्यादा हो रहा है, गुणे 13 कर देंगे तो इसका उच्चतम मूल्य मिल जाएगा। अब आ जाइए आगे देखते हैं हम, 9 वाला किसका है, पी का, और पी 2010 में 2012 में देखते हैं तो 5 ही का अंतर है ना, -5 का अंतर है, ठीक है। और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा का अंतर था तो अभी भी 2012 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, अभी भी 2012 ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद हम देख लेते हैं, पी का हमने देख लिया, टैली कर लिया, उसके बाद देख लेते हैं क्यू। क्यू का 4,000 रुपये प्रति टन है क्यू। अब देखो क्यू यहाँ पे 4,000 है, जबकि 13,000 की मैं कैलकुलेशन किया हूँ, 13,000 की मैंने कैलकुलेशन किया है आर के लिए, ठीक है बेटा, हाँ जी। क्यू कह रहा है कि 2012 में कितना है, 108। अब क्यू का देखो 2010, 11, 12, 13 इन तीनों में से देखो 108, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन 12 में हो रहा है तो सबसे ज़्यादा पैसा भी 12 में मिल गया। 3 तो मेरे मिल गए, 3 तो मेरे मिल गए, 2 तो बहुत ज़्यादा अंतर के मिल गए। और अगर मैं यस की बात करूं तो यस भी देखो यहाँ पे 166 है जो कि सबसे ज़्यादा है, तो सीधे सीधे मुझे आंसर 2012 मिल जाएगा। क्या मुझे कहीं पे भी गुणा और जोड़ने की प्रक्रिया करनी पड़ी? नहीं करनी पड़ी ना। तो अगर हम ध्यान से अपने डाटा के एनालिसिस करते हैं, ध्यान से अगर हम उसको पढ़ते हैं तो बहुत जगह हम देखेंगे कि मुझे जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग की प्रक्रिया से बिल्कुल अलग हटके काम करना होगा और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। समझ गए बच्चा लोगों कि नहीं? बोलिए। अच्छा, क्या पूछा गया? न्यूनतम पूछा गया क्या? एक मिनट जरा देखते हैं, शायद न्यूनतम पूछा गया। अगर न्यूनतम पूछा गया है तब तो आंसर दूसरा आएगा। सभी 4 उत्पादों प्राप्त कुल आय किस वर्ष से न्यूनतम है? ओह, मैं हायर बता दिया। न्यूनतम की बात की जा रही है, सॉरी, न्यूनतम की बात करी जा रही है तो बात वही है। आप अधिकतम देख रहे हो, न्यूनतम देख लो, ठीक है। अगर न्यूनतम की बात की जा रही है तो न्यूनतम यहाँ पे कौन है? क्यू है। इससे भी ज़्यादा छोटा एस है। एस देखो, एस 139, 2013 में 139 है। आर की रेशियो देख लो 63, सबसे ज़्यादा उत्पादन कम हो रहा है 63 में। क्यू का देख लो तो क्यू थोड़ा सा 11 की तुलना में ये थोड़ा सा ज़्यादा क्यू है, जबकि 4 ही रुपये है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। और अगर मैं देखूं यहाँ पे 2013 में तो 38 है, जो कि केवल 2011 से ज़्यादा हो रहा है 2 स्तर पे, लेकिन 4 रुपये ही है, जबकि ये 13 रुपये वाला सबसे ज़्यादा है ना, सबसे कम हो जा रहा है, 63 में आ जा रहा है।
63 में आ जा रहा है, तो ये मार्जिन कम कर देगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2013 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 2013 इसका आंसर आएगा। न्यूनतम पूछा गया है, मैं अधिकतम बता दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। अब आगे ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि वर्ष 2000 में पी, क्यू और एस से प्राप्त कुल आय 12 से प्राप्त आय से अधिक है। गलत लिख दिया यार, 12 नहीं होगा, चाहे होना चाहिए कुछ अलग है, आर होगा। डेटा इंटरप्रिटेशन में अगर सवाल गलत हो गए तो क्या होगा, तो आप सवाल गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा इसको सुधार लीजिए। 2012 में पी, क्यू और एस से प्राप्त कुल आय आर से प्राप्त आय से अधिक है। ये आर है, आर से प्राप्त आय से अधिक है। बी कह रहा है वर्ष 2014 में पी, क्यू और एस से प्राप्त कुल आय का योग आर से प्राप्त आय से अधिक है। पी, क्यू और एस से प्राप्त कुल आय का योग आर से प्राप्त आय से अधिक है। ठीक है, और सी और डी कहाँ चला गया ऑप्शन, लिखा ही नहीं। चीप लड़के हैं भाई ये टाइपिस्ट मास्टर लोग ना, कभी कभी काम सही नहीं करते। ऑप्शन सी है आपका, देखिए मैं लिखा दे रहा हूँ। वर्ष 2014 में पी और क्यू से प्राप्त कुल आय, पी और क्यू से प्राप्त कुल आय, ठीक है, एस से प्राप्त आय से अधिक है, एस से अधिक है। और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी दिया गया है वर्ष 2011 में सभी उत्पादों में से आर से प्राप्त आय दूसरी सबसे ज़्यादा है। आर से प्राप्त आय दूसरी सबसे ज़्यादा है, दूसरी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। आर होगा स्पीच टेस्ट। देखिए इनका आंसर आ गया। हाँ वहां तो आर रहेगा ही। इसमें से क्या होगा आपका आंसर जरा बताइए। स्पीड टेस्ट जोन, तो आइए जरा हम लोग देखते हैं डाटा को, है ना। हमें डाटा पे चलना पड़ेगा और डाटा आपका ये है, यहाँ पर है डाटा। ठीक, बात की जा रही है उत्पादन की, बात की जा रही है उत्पादन की। ठीक है, P और Q अगर मैं यहाँ देखूँ तो 9 और 4 है। ठीक है, 9 और 4 है। और कौन है, पहला एक ऑप्शन हमारा था P, Q और S। P, Q और S मिला देंगे तो ये 3, ये रेट हो जाएगी इसकी। अगर मैं उत्पादन की बात करूं, कब कब दिया है 2012, तो 2012 में मैं देखता हूं अगर मेरी आय, तो एक बात बता दो आप, ये 2012 हो गया, 2012 2013 यहाँ पे 38 है। ठीक है, और कह रहा है P, Q,
एस से प्राप्त आय, यानी पहला जो ऑप्शन है 2012 में पी क्यू और एस से प्राप्त कुल आय आर की प्राप्त आय से अधिक है। 2012 में आर से प्राप्त आय कितनी हो जाएगी? 107 है, 107 गुणे 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 सत्ते 91 के 1 9 13 एकम 13 1391 आ जाएगा। ठीक है, 1391 आ जाएगा। अगर मैं पी क्यू और एस की आय लूँ, पी क्यू और एस की आय 2012 में मैं लेता हूँ तो पी कितना हो जाएगा? 40 गुणे 9 यानी 9 चौका 36 360। क्यू कितना हो जाएगा? गुणे 4 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 432। और इसको मैं 3 से गुणा करूँगा, ये एस को करूँ गुणे 3 तो 6 3 18 6 3 18 1 19 और 3 1 4। अगर मैं जोड़ूँ तो इसको 4 4 8 8 3 11, यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। इसका मतलब पहला तो ऑप्शन गलत है, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ये वाला नहीं होगा। अब चलिए चेक करते हैं 2013 में। तो 2013 का क्या कह रहा है? 2013 कह रहा है, ऑप्शन सी को चेक करिए, सी है, वर्ष 2014 में पी और क्यू से प्राप्त कुल आय एस से अधिक है। हाँ, ये तो हो जाएगा यहीं पे। 2014 में अगर मैं देखूं तो पी और क्यू से प्राप्त आय इसकी तुलना में बताया जा रहा है, तो ये देखो 76 गुणे 9 करोगे यही ज़्यादा हो जाएगा। तो देखते ही पता चल जाए कि 2014 वाला सही हो जाएगा। इसका मतलब ये हो कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2014 में पी और क्यू से प्राप्त कुल आय एस से अधिक हो जाएगी, क्योंकि वाकई वो 3,000 की रेट से है और जो आपका उत्पादन हो रहा है पी और क्यू का उत्पादन भी ज़्यादा है, तो दोनों की जो आय हो जाएगी और वो आपकी एस से अधिक हो जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है 2010 से 2015 के दौरान के उत्पादन की स्थिरता क्या है? स्थिरता पूछी जा रही है। 2010 से 2015 के बीच उत्पादन की स्थिरता। नन्ही परी जी आ गई हैं बहुत देर से। गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छे हैं बेटा, आप लोग अच्छे हो तो आपके डियर सर भी अच्छे हैं, है ना। मेरे डियर स्टूडेंट्स बहुत अच्छे रहें, आपके डियर सर हमेशा। नन्ही परी आंसर दे रही है 2014, गुड। तो नन्ही परी इसका आंसर दीजिए। और ये मैं डाटा आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, है ना, डाटा मैं आपको शो करा दे रहा हूँ। सवाल आपका ये है कि 2010 से 2015 के दौरान के उत्पादन की स्थिरता क्या है? 2010 से, तो डेटा में देखो स्थिरता का फॉर्मूला दे दिया गया है ना, ये है स्थिरता का फॉर्मूला। उत्पाद की बिक्री से प्राप्त आय, ये हो जाएगा स्थिरता, ये वाला फॉर्मूला है। 2010-2015 के दौरान किसी दिए गए उत्पादन की स्थिरता, औसत उत्पादन लेंगे और बटे में अधिकतम उत्पादन माइनस न्यूनतम उत्पादन। क्या क्या है? औसत उत्पादन बटे में अधिकतम उत्पादन माइनस न्यूनतम उत्पादन, यहाँ से स्थिरता मिलेगी। तो आ जाइए देखते हैं। औसत उत्पादन की मैं बात करूं 2010 से 2015 की, औसत उत्पादन मेरा कितना हो जाएगा? सुप्रिया यदवंशी, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा सुप्रिया, आप हमारे न्यू स्टूडेंट हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट सूचना है कि मैं अगर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, और डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन के सवालों को बिल्कुल शून्य से शिखर तक पहुंचना है। जहाँ पे आपके क्वेश्चंस होते हैं कौन सी किताब पढ़ें, कैसे पढ़ें, हम कैसे सीखें मैथ, तो उसकी क्लास रेगुलर चल रही है, वो रेगुलर चल रही है। वहाँ तक आप कैसे जाओगे, इसके लिए जो नंबर चल रहे हैं, किसी भी नंबर पे आप फ़ोन करके पूछ लेना कि मुझे
मैथ DI या फर्स्ट पेपर की पूरी तैयारी करनी है तो जहाँ पे आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज शुरू से सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, प्रैक्टिस कराया जा रहा है अलग से, तो वहाँ तक आप जाके भी क्लास में आ सकते हैं, रेगुलर क्लास कर सकते हैं। उसके लिए आप फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। ठीक है, क्लास स्टार्ट हो गई है। दीदी को गुड मॉर्निंग बोल रही है नन्ही परी। नन्ही परी दीदी को गुड मॉर्निंग बोल रही है, कितना बढ़िया रिश्ता बना रही है। तो दीदी अपनी छोटी बहन को आप भी गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग हो जाए सभी लोगों में। शाबाश, क्या बात है, वेरी गुड। बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, दिल के सच्चे हैं। ये बच्चे दिल के अच्छे और सच्चे हैं। सर प्लीज साइड है बेटा, एकदम साइड है नन्ही परी, बिल्कुल साइड है बच्चों। चलिए इसका औसत, पहले आप लोग औसत उत्पादन निकाल लो। पहले आप लोग औसत उत्पादन निकाल लो। पी के उत्पादन की स्थिरता, रुक जाओ बेटा, ये टाइपिस्ट महोदय लगता है बहुत गलतियां कर रहा है यार, क्या बताया जाए। देखो यहाँ पे पी के उत्पादन किया, मैं भी यही चक्कर पड़ गया था कि इतना लेंदी सवाल कैसे कर सकता है। ये आप लोग सुधार कर लो। 2010-2015 के दौरान पी के उत्पादन की स्थिरता क्या है? पी के उत्पादन की केवल पूछा जा रहा है। पी का उत्पादन देखिए, और स्थिरता के लिए फॉर्मूला है आपके सामने, देखो फॉर्मूला है औसत उत्पादन बटे अधिकतम उत्पादन माइनस न्यूनतम उत्पादन, और पी का पूछा जा रहा है। पी, ये है पी का पूछा जा रहा है 2002 से 15। ये इसका औसत उत्पादन ले लो, 1 2 3 4 5 6, इसको 6 से भाग कर दो, जोड़ के कितना आ जाएगा? 5 5 10, बस 5 5 10 10 8 18, 5 5 10 8 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30, 0 3, 5 5 10 10 8 18, 18 6 24, 24 से 30 के 0 हासिल, 3 4 3 7 7 2 9 9 4 13 13 3 16 16 और 7 23 23 5 28, 280। यही आएगा, कुछ और आ जाएगा, बटे 6 कर देंगे। ठीक है, 5 5 10 8 10 8 18 18 6 24 24 और 6 30 के 0 3 4 3 7 7 2 9 9 4 13 13 3 16 16 और 7 23 23 5 28, 200। इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा ये? तो ये आ जाएगा आपका 6 चौका 24, 40, 6 6 36 और 46.6 समथिंग आएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? तो मैंने आपको भी बताया कि ये आपका फॉर्मूला है, अधिक उत्पादन माइनस न्यूनतम उत्पादन। अधिक उत्पादन कितना है? 76, और न्यूनतम उत्पादन कितना है? 25। 76 25 का अंतर ले लीजिए, बट्टे में 76 माइनस 25, तो कितना आ जाएगा? 46.6 अपॉन 1, 7 से 2 गया 3। ठीक है, 7 से 2 गया 3। सुप्रिया यदुवंशी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपसे सवाल पे पहुंच जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा मेरे बच्चा लोगों। पी के उत्पादन की स्थिरता कितनी आ जाएगी?
0 समथिंग समथिंग। सवाल बहुत गलत टाइप कर दिया आज बंदे ने। सवाल देखो गड़बड़ कर दिया क्या। सात से 2 गया 5 आएगा ना, ये कैसे मैं कर दिया। ओह हो यहाँ पे 51 होगा बच्चों, और 51 से भाग दोगे आप देखो तो अपने ऑप्शन में चले जाएंगे 46.6 अपन 51 से भाग देंगे 46 को तो कितना आ जाएगा। 51 से भाग देंगे तो 51 46.6 करेंगे तो कितना आ जाएगा। 9 बार में जाना चाहिए समथिंग 9 कितना है, ये आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 कितना है, 10 है पी क्यू आर और एस में से किस उत्पाद से प्राप्त आय निम्नतम है। पी क्यू आर एस में से किस उत्पाद से प्राप्त आय न्यूनतम है, बताइए। सबसे छोटा जिसका रेट होगा उसी की आय न्यूनतम होगी। पी क्यू आर एस, आइए देखते हैं। आय पूछी गई है, पी क्यू आर एस में आय देखो ये है पी क्यू आर एस। ठीक, पी क्यू आर एस में किसका न्यूनतम आ जाएगा। क्यू का 4 है, एस का 3 है। अगर 3 में मैं देखता हूँ एस को तो एक बात बताओ, ये कितना है और ये कितना है, तुलना करो। 108 से 166 बहुत ज़्यादा हो रहा है। कैसे, मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको हमेशा जोड़ना घटाना नहीं है, स्मार्ट तरीका अपनाओ। 99 से 115 ज़्यादा है, 41 से 158 ज़्यादा है, 108 से 166 ज़्यादा हो रहा है, और 60 से 139 भी ज़्यादा हो रहा है, 41 से 88 भी ज़्यादा हो रहा है, 70 से 97 भी ज़्यादा हो रहा है। तो हर जगह एस क्यू से मात्रा में ज़्यादा आ रहा है। भले ही 1 रुपया कम है लेकिन यहाँ क्वांटिटी बहुत ज़्यादा डिफर कर रही है। तो कॉमन सेंस यही कहता है कि क्यू और एस में ही कोई 2 होगा, लेकिन इसमें क्यू और एस में से ही कोई एक होगा। लेकिन क्यू की जब हम आय निकालेंगे तो इसकी क्वांटिटी इतनी कम है कि एस आगे निकल जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, क्यू। तो हमें कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है कि हर जगह हम जोड़ने घटाने के चक्कर में पड़े। हमें देखने आना चाहिए कि कौन सा डाटा हमारा सही हो सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पी क्यू आर एस में से किस उत्पाद में प्राप्त आय निम्नतम है, क्यू की। ठीक है, तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं। देखो मैं 2 चीज़ें सिखा रहा हूँ। लेंदी कैलकुलेशन से अपने आप को कैसे बचाओगे, तो हमें डेटा की एनालिसिस करने आनी चाहिए, है ना। डेटा के एनालिसिस करो, देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ इसका जोड़ ज़्यादा होगा, इसका जोड़ कम होगा। तो थोड़ी सी मात्रा निकालने आपको आनी चाहिए, और ये बार बार देखते देखते आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से आज बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आशा करते हैं ये क्लास, एक चीज़ और बता दें आपको, डेली चल रही है, सुबह 8 से 9 लाइव रहती है। और यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके नेट जेआरएफ के। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन ये भी दे रहा हूँ कि कंटिन्यू बिल्कुल शुरू से चैप्टर वाइज मैं पढ़ा रहा हूँ। जहाँ पे यूनिट 5 यूनिट 6 अभी मैं परसेंटेज स्टार्ट किया हूँ, उसमें आप लोग भाग ले सकते हो। इसके लिए जो नंबर्स आ रहे हैं उस पर आप इंफॉर्मेशन लीजिए, बात करिए और क्लास में आइए। वेलकम है आप सभी लोगों का। यहाँ जरूर रहना, ये फ्री वाली क्लास है और रेगुलर चल रही है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पे 8 से 9। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।